मुख्यमंत्री का जो वो है वो तो पार्टी तय करती है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं होता जहां पर सोनिया गांधी या राहुल गांधी कहे उसके आधार पर मुख्यमंत्री बनता है। देखिए, भूपेश बघेल जी बोलते कुछ है करते कुछ है कि उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया है, वो केवल दिखावे के लिए गिरगिट की तरह से उनका काम चल रहा है। एक ही बार काट की हांडी चढ़ती है, बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती। दीपक बैज जी का ये बयान इस बात को साबित करता है कि वो पूरी तरीके से हार मान चुके हैं। ये तो कोरोना के टाइम में घर घर दारू बांटने वाले लोग हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। मैं हूं अवधेश और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और पूरी तरीके से कोशिशें हो रही हैं सियासी दलों की और जो सियासी व्यक्तित्व है उनकी कि सत्ता में पहुंचा जाए और सत्ता में है तो सत्ता को बनाए रखा जाए। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आप बस्तर को इग्नोर नहीं कर सकते और बस्तर के बारे में एक बात कही जाती है कि जिसने बस्तर संभाग को जीत लिया वही छत्तीसगढ़ का राजा बनता है। और जब बस्तर की बात करते हैं तो फिर आप केदार कश्यप जी को इग्नोर नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे और इसके साथ ही साथ विपक्ष में रहते हुए नेता की असली परीक्षा होती है। विपक्ष में रहकर भी उनके संघर्ष की तमाम कहानियां देखने को मिली हैं। और इसके साथ ही साथ उनके पिता बलिराम कश्यप जी की बात करें या फिर उनके भाई साहब की बात करें, कश्यप परिवार ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत कुछ दिया है और सामाजिक तौर से योगदान बड़ा रहा है। नारायणपुर से प्रत्याशी भाजपा के और भाजपा के वर्तमान महामंत्री केदार कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। बस्तर की अगर हम बात करें सर, तो बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं और ये माना जाता है कि बस्तर की जो बाजी मारता है वही प्रदेश में सरकार बनाता है। 4 बार से यही दिख रहा है। इस बार बस्तर की सियासत और समीकरण क्या बन रहे हैं आपके लिहाज से? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बस्तर वासियों को विभिन्न वादे करके लोक लुभावने तरीके से उन्होंने लोगों को लुभाने का काम किया, और लेकिन आज यहाँ पर वास्तविक हालत दूसरे हैं। जी। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं है। योजनाओं की बात करें तो एक भी योजना कांग्रेस की सरकार यहाँ पर संचालित नहीं कर पाई। तेंदुपत्ता खरीदी की यदि हम बात करें तो पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 7 से 10 दिन हुआ करता था, अब मात्र 1 से 2 दिन के भीतर में तेंदुपत्ता की खरीदी खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमारे लोगों को स्थानीय भर्ती में प्राथमिकता थी, वो प्राथमिकता खत्म कर दी, और यहाँ पर जो बेरोजगार साथी हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, दूसरे लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ऐसे बहुत सारे विषय हैं। इन विषयों को लेकर के लोगों का जन आक्रोश अभी के कार्य उसमें दिख रहा है, और हमें विश्वास है कि यहाँ पर बस्तर में 12 की 12 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजय हासिल करेगी। जी। लेकिन जो दीपक बैज जी हैं वो बस्तर आए थे, उनका तो कहना है कि वो और 3 जो विधायक हैं आसपास के वही मिल जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ को वो जीत लेंगे। दीपक बैज जी का ये बयान इस बात को साबित करता है कि वो पूरी तरीके से हार मान चुके हैं। यदि हम बस्तर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 3 से 4 विधायकों की बात उन्होंने की है। 3-4 विधायक ही वो लायक हैं, बाकी क्या है वो तो आप ज्यादा अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या बाकी जो 8 विधायक हैं, 8 विधायक प्रत्याशी हैं, वो लायक है कि नहीं, किस लायक है वो दीपक बैज जी बता पाएंगे। दीपक बैज अब पूरी तरीके से यहाँ के जो स्थिति है वो अपनी टिकट लाने में सफल हो पाए, यही उनको शुभकामना है। बाकी तो किस तरीके से यहाँ पर टिकटों को लेकर के वहां पौ मचा था, लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे, कांग्रेस में द्वितम बाजार की स्थिति निर्मित हो गई थी। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस हमेशा इन बातों को लेकर के अभी जो हमारे यहाँ पर स्थिति है वो विकास की बात करे, अन्यथा इधर उधर की बात ना करें। जी। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग की, तो आरक्षित जो सीटें हैं 29 है और एक लंबे अंतराल तक आपने जो आदिवासी समाज है या अनुसूचित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उनके विकास का मंत्रालय संभाला। कहाँ पर चूक रह गई थी? समझाने में चूक रह गई या आपकी योजनाओं में चूक रह गई कि 29 में से 27 सीटें कांग्रेस ले गई? और इस बार क्या उम्मीद है आपको? देखिए, पिछली बार जो सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए, और 15 साल हो गए थे। 15 साल में बहुत सारे विषय आ जाते हैं, और निश्चित तौर पे कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे वादे किए। मैंने पहले कहा जी। कि बहुत सारे ऐसे वादे किए कि उन्होंने कहा कि हम हर किसी का कर्जा माफ कर देंगे, हम हर किसी को नौकरी दे देंगे, हम हर किसी का
उद्धार कर देंगे। अभी मुख्य भूपेश बघेल को फिर से क्यों कहने की पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है कि हम कर्जा माफ करेंगे? तो कहीं ना मतलब जो स्थिति है कि उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया है, वो केवल दिखावे के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, वोट जी। को प्रभावित करने के लिए वो नारा लगाते हैं। ये तो इनका नीति रहा है कि गरीबी मिटाएंगे, शिक्षा मिटाएंगे, ये स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ोतरी करेंगे, हम कर्ज से मुक्त करेंगे। लेकिन 5 साल के भीतर में फिर ऐसी कैसी स्थिति निर्मित हो गई। और मुख्यमंत्री ये बताएं कि वो अभी जो कर्जा माफी करने वाले हैं तो वो क्या किस सीमांत किसान है कि लघु किसान किसान है, इस बात को उल्लेख करें। और लेकिन इन्हीं ये बातों को लेकर के अब कर्ज जनता माफी ये का समझ वादा आप चुकी लोगों के है। लिए मुश्किल तो नहीं बने, क्योंकि राहुल गांधी ने एमपी में वादा बिल्कुल। किया था, वो बड़ा मुश्किल बना था बीजेपी के लिए। तो ये जो अभी बिल्कुल। चुनाव के मौके पर उन्होंने बोल दिया है। देखिए, भूपेश बघेल जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये यहाँ की जनता समझ चुकी है। गिरगिट की तरह से उनका काम चल रहा है। और यहाँ के लोग उनकी वास्तविकता पहचान करके अब समझ गए हैं कि ये बार बार एक ही बार काट की हांडी चढ़ती है, बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती। और जी। हमें विश्वास है यहाँ की जनता ने जिस तरीके से उन्हें बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को पहले पूरा करें। वो तो अपने कहते हैं एक छोटी सी सड़क नहीं बना पा रहे हैं जिन घोषणाओं को, वो तो उनके आस्था निष्ठा तो केवल गांधी परिवार के प्रति है। जी। और कर्ज वाला विषय है तो कर्ज वाला मामले को लेकर के कांग्रेस कहती जरूर है, फिर उसके बाद कंडीशन डालती है, कंडीशन डाल करके किसका कर्जा माफ होगा ये तय करती है। बाकी का कर्जा माफ, सबका कर्जा माफ करने की बात नहीं कहती। जी। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजनीति में एक चीज बहुत गूंजती है कि जो आदिवासी वर्ग है उनका सामाजिक विकास भी हो और राजनीतिक विकास भी हो। ऐसे में नंद कुमार साय जी का बीजेपी को छोड़ना, क्या ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा? देखिए, नंद कुमार साय जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका सम्मान कल भी था, आज भी है। भारतीय जनता पार्टी, हम ऐसे नेतृत्व का हम हमेशा सम्मान करते हैं। हम चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें कभी वो नहीं करते। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने नंद कुमार साय जी को जो ऊंचाइयां दी थी, उन्होंने विभिन्न पदों से नवाजा था, चाहे विधायक के पद से हो, चाहे सांसद के पद से हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के पद से हो, चाहे हमारे आयोग के अध्यक्ष के पद से हो, लगातार विभिन्न पदों में रहे। और अ, उन्होंने हम सोचे कि शायद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उनको कांग्रेस में ज्वाइन कराया, तो हम जी। सोचे शायद राहुल गांधी के समकक्ष उनको पद दिया जाएगा। लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें मंत्री मंत्री बना करके, मंत्री पद का दर्जा दे करके उन्हें समाप्त, मतलब किस तरीके से उनकी राजनीति को खत्म करने की साजिश अपनाई गई। तो जी। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि आज ऐसे वरिष्ठ नेता को वहां पर खड़े रह करके वहां पर अपनी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए हमेशा जी। कुर्सी और पलके बिछाई थी। बिल्कुल। और सर, इसी सवाल से एक सवाल अब और निकल रहा है। जो वहाँ के सामाजिक लोग हैं उनसे जब बात होती है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़, उनसे बात होती है, तो एक बात बड़ी प्रमुखता से लोग कह रहे हैं कि जब भी आदिवासी चेहरे की बात आएगी और भाजपा में अगर ऐसे नेतृत्व की बात होगी, तो वर्तमान समय में केदार कश्यप जी से बड़ा चेहरा, उनसे मुफीद चेहरा और सामान्य चेहरा नहीं है। तो क्या हम माने कि केदार कश्यप जी अभी नारायणपुर से प्रत्याशी हैं, लेकिन इस चुनाव में या आने वाले किसी चुनाव में हम छत्तीसगढ़ के, अगर भाजपा की सरकार बनती है तो केदार कश्यप जी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के? नहीं, अभी भावी मुख्यमंत्री का जो वो है वो तो पार्टी तय करती है, और उसके बाद विधायक दल इस बात को सुनिश्चित करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं होता जहां पर सोनिया गांधी या राहुल गांधी का है उसके आधार पर मुख्यमंत्री बनता है और बाद में फिर छत्तीसगढ़ दौड़ रहा है, इस तरीके के नारे हमारे यहाँ पर नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और यहाँ पे जो हमारे केंद्रीय संसदीय दल जो तय करेगा, और उसके बाद हमारे जो यहाँ पर विधायक दल जो तय करेगा, उसके आधार पर मुख्यमंत्री का फाइनल होता है। और जी। हमारी जो पहली कोशिश है कि हम छत्तीसगढ़ को जीते और पूर्ण विजय प्राप्त करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जी। का विकास कराएं। जी। कवासी लखमा जी एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, तो आप क्या मानते हैं कि जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनका जनसंपर्क है क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में, वो कितना मदद करता है? मतलब बस्तर की बुलंदी में कितना बड़ा योगदान है कवासी लखमा जी का? देखिए, बस्तर के उन्नति में कोई योगदान नहीं है। एक भी योजना बता दें चलते हैं कवासी लखमा जो यहाँ पर लागू करवाया हो। ये तो कोरोना के टाइम में घर घर दारू बांटने वाले लोग हैं, और ये तो गांजा फूक करके बात करने वाले लोग हैं, और इनकी बातों का मजाक यहाँ पर उड़ाया जाता है।
और केवल हंसी में लिया जाता है। ये यहाँ डेवलपमेंट के नाम से एक भी कार्यक्रम नहीं चला पाए। ये आदिवासियों के जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक, उस दृष्टि से इनकी सोच नहीं है। इनकी मानसिकता केवल हमारे आदिवासियों की ओट पर है, और ये लोग अब इस बार समझ चुके हैं, और निश्चित तौर से इस बार कवासी लखमा भी हारेंगे। जी। अब आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, नारायणपुर की। नारायणपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन कितना गंभीर मुद्दा है और क्या इसका इम्पैक्ट इस चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि उसको लेकर आपने बड़ी मुखर आवाज उठाई है और काफी आपके प्रदर्शन भी देखने को मिले, एक दो बार आप भावुक भी दिखे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, जिस तरीके से पूरे बस्तर में अवैध धर्मांतरण का जाल बिछा हुआ है, षड्यंत्र के तहत में हमारी आदिवासी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे आस्था के केंद्रों के साथ में कांग्रेस जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, खत्म करने की साजिश हो रही है हमारी आदिवासी संस्कृति को। इस बात को लेकर न केवल हम, बल्कि हम तो क्योंकि राजनीतिक दल है, हम तो बोलेंगे ही। सामाजिक स्तर पर भी लोग उठा रहे हैं बात को, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। जी। चलिए, सामाजिक स्तर पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। आपके आईएएस आईपीएस जो एसपी हैं, जो कलेक्टर हैं, जो कमिश्नर हैं, उस स्तर के अधिकारी भी इस बात को अपने पत्र के माध्यम से उल्लेख कर रहे हैं। अब हमें तो चलो ठीक है, हमको भाषा बोली नहीं आती, हमको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन उनको तो लिखना पढ़ना आता है, और आपको भी तो पढ़ना आता है। आपके तंत्र है, उस तंत्र के माध्यम इसको दिखाइए। और जिस तरीके से यहाँ पर अवैध धर्मांतरण हो रहा है, उस अवैध धर्मांतरण को रोकने की कोशिश हो, क्योंकि सामाजिक स्तर पर यदि हमारी बात यदि ऊपर स्तर तक नहीं जाएगी, तो निश्चित तौर से हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। केदार कश्यप जी, ये नजरअंदाज कर रही है सरकार या फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई संरक्षण दे रहा है धर्मांतरण को? बिल्कुल, अवैध धर्मांतरों को संरक्षण दे रहे हैं। इनके विधायक यहाँ पर ये कहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, जो जिस तरीके से काम कर रहे हो उस तरीके से काम करो, हम आपके साथ हैं। ये यहाँ के चंदन कश्यप कहते हैं। यहाँ के दीपक बैज क्या कहते हैं, इस बात को प्रश्रय देते हैं। इनके इनके तो क्या कहते हैं, जो चर्च उद्घाटन में इन लोग किस तरीके से भाषण देते हैं, वो तो ये सबके सामने में है। तो ये ऐसे तत्वों में है जो हमारे बस्तर की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। ये कभी हमारे क्या कहते हैं, बस्तर की उन्नति नहीं चाहते, बस्तर के आदिवासियों के हित रक्षक नहीं हो सकते। जी। चंदन कश्यप जी का आपने नाम लिया। पिछली बार बहुत वोटों का अंतर कम था लेकिन वोट ज्यादा थे, वो विधायक बने। उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपके विधानसभा क्षेत्र में? विधायक के तौर पर कैसे आप उनको आंकते हैं? देखिए, चंदन कश्यप के बारे में तो मैं जब अभी गांव में जा रहा हूँ, तो एक तो डेवलपमेंट के नाम से तो एक रुपए नहीं दिया, जी। बल्कि जो गांव में से लोग आते थे उनको कहकर भेज देते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते। और कई लोगों को तो ये कहा कि मेरे पास तो पंच के इतना, मतलब एक पंचायत के सबसे छोटा प्रतिनिधि, पंच के जी। बराबर पावर नहीं है। तो ये इनके पास जब पंच की इतना पावर नहीं है, पंच की इतनी शक्ति नहीं है, तो ये डेवलपमेंट क्या करेंगे, कौन सा योजना लाएंगे? ये तो जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को भ्रमित करने का काम किया और वोट ले लिया, लेकिन इस बार चंदन कश्यप निश्चित तौर से हारेंगे। लेकिन केदार जी, अगर विधायक ये कह दे कि मेरे पास पंच जैसी ताकत नहीं है, तो फिर ये तो जनता के साथ छलावा हो गया। 5 साल जनता फिर कहाँ जाएगी अगर विधायक ही ये बोलेगा तो क्या अब नारायणपुर की जनता को एहसास हो रहा है कि गलती हो गई 2018 में? नारायणपुर की जनता को बिल्कुल एहसास हो रहा है, और इन्होंने इस तरीके से जो पंच की इतनी ताकत नहीं रखने वाले लोगों को यदि कहते चुन कर भेजा है, तो निश्चित तौर से नारायणपुर के लोग त्रस्त हो चुके हैं इनके व्यवहार से, इनके कार्यक्रम से, इनके योजना के माध्यम से, जो ये लाभ नहीं दे पा रहे हैं और कहते हैं कि हम पंच की इतना ताकत नहीं है। तो जी। इससे इस बात को लेकर के जनता रुष्ट हो चुकी है, और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नारायणपुर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। जी। सर, चूंकि आप संगठन मंत्री भी हैं स्टेट के, तो संगठन में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण चीजें आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं जिस पर यकीन करें? क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत 2018 में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को मिली थी, उससे एक आम धारणा है कि जब इतनी ज्यादा प्रचंड बहुमत है तो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल काम है कि सरकार को वापस लाना। कौन कौन से अहम मुद्दे आप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं प्रदेश में? देखिए, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में एक बार भी अपने घर पर नहीं बैठी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर के चाहे केंद्र की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की विफलता हो, उन बातों को लेकर के जनता तक पहुंची और सरकार को घेरने का काम किया। और
अभी भी हमारे पार्टी के अभी यहाँ पर परिवर्तन यात्रा निकली, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, लगातार कार्यक्रम हो रहे थे, और इसके बीच में अभी हमारे ये चुनाव के घोषित हुए, और हमारा कार्यकर्ता एक्टिव है और उसके साथ साथ आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम को सुनिश्चित कर रहा है। और हम हमारे कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की असली धरोहर है, असली ताकत है, जी। और कार्यकर्ता के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। जहां तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से छलावा किया है, घोषणा पत्र के साथ घोषणा पत्र उन्होंने लाया, लेकिन घोषणा पत्र को डस्टबिन में डाल दिया है। ये जो जन जन तक ये बातें पहुंच चुकी है, और हमें विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल सर, और चुनावी दौरों का समय है, आपके पास वक्त कम रहता है, तो दो सवाल मेरे पास और हैं, उस पर जरूर बात करना चाहेंगे। पूरे 5 साल हमने मुख्यमंत्री और आखिरी दौर में उप मुख्यमंत्री बने टीएस बाबा का जंग सबने देखा है। क्या इस जंग की वजह से भी प्रदेश का नुकसान हुआ, या फिर जो समन्वय आखिरी के 6 महीने में बना है वो सकारात्मक संदेश दे पाएगा? देखिए, मैंने पहले कहा ना, ये सत्ता की राजनीति करने वाले हैं, जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है। पूरे प्रदेश में पिछले 5 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी के आपसी लड़ाई के कारण से पूरा विभाग वेंटिलेटर पे था। और टीएस सिंहदेव जी, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से नेता है, किस तरीके से उन्होंने अपना वो किया है, जी। वो पेशा एक्ट लागू नहीं होने के कारण से उन्होंने पंचायत विभाग छोड़ दिया। तो स्वास्थ्य विभाग में कौन सा ऐसा तीर मार लिया जिसके कारण से वो स्वास्थ्य विभाग लेकर के बैठे रहे? और अभी ऐसा कौन सा कहते हैं उप मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत बड़ा तीर मार लिया? ये तो केवल लालीपॉप है जी, और उस तरीके से राजा को साधने की कोशिश है। जी। लेकिन जनता समझ चुकी है, इनके नेता सेट हो सकते हैं, जनता सेट नहीं हो सकती, लेकिन और कांग्रेस निश्चित तौर से कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी राम की राजनीति करती थी तो हमने राम का सम्मान किया छत्तीसगढ़ में, गाय की राजनीति करती है तो गायों के लिए हमने जो योजनाएं चलाई, गो धन को लेकर योजनाएं चलाई, वो तमाम चीजें हमने करके बीजेपी के मुद्दे छीन लिए, कोर मुद्दे। देखिए, राम की बात तो कांग्रेस की पार्टी न करे। राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले लोग, और उनके पिता किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर भगवान राम के बारे में अपशब्द कहते हैं, समाज विशेष के लोगों को समुदाय के बारे में अपशब्द कहते हैं, ये तो पूरा प्रदेश जानता है, सभी की जानकारी में है। जहां तक गोठान की बात है, तो गोठान की हालत क्या है, ये तो भूपेश बघेल मेरे साथ चले तो मैं दिखा दूंगा गोठान में कितनी गाय का सम्मान आप कर रहे हैं। जी। तो यही इनका कहते हैं कपटी रूप, इनको कहते हैं आज सत्ता से बाहर करेगा। ये जी। मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, इनके साथ में जनता बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब गए थे तब कांग्रेस ने बंद का आह्वान कर दिया था नगर नार प्लांट को लेकर, वो आरोप लगा रहे थे कि आप लोग सब बेच रहे हैं। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरीके से वो नहीं किया, और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने बंद का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री पहले पीछे से खेल रहे थे, लेकिन बाद में उनको सामने आना पड़ गया कि बंद करके कह करके। लेकिन उनके बंद के आह्वान के बावजूद भी जिस तरीके से ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर लाल बाग के मैदान पे हुआ, वो देखने लायक था। कांग्रेस पार्टी उससे अचंभित थी, और जी। लोग स्वस्फूर्त घर से बाहर निकले, लाखों की संख्या पे मोदी जी को सुनने आए। और जहां तक नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण की बात है, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इसको बस्तर वासियों के लिए सौंपते हैं। और निजीकरण की बात यदि करने वाले लोग, यदि 2009 में कांग्रेस की सरकार थी या फिर अंग्रेजों की सरकार थी, इस पर भी एक बार थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, जी। क्योंकि 2009 से ही निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, और उस समय में कई हमारे यहाँ के संस्थानों को कांग्रेस ने निजीकरण के उसमें झोंका था। तो ये दो ड्वेल पॉलिसी नहीं चलेगा, दोगलापन नहीं चलने वाला है, ये यहाँ की जनता ने समझ लिया है। सर, आज विजयदशमी का पर्व है, पूरा देश दशहरा मना रहा है और बस्तर का दशहरा सबसे भव्य होता है, और दूसरा कुल्लू का दशहरा बड़ा भव्य होता है। तो क्या आपको अगर एक बार फिर से जनता मौका देती है तो बस्तर दशहरे की भव्यता में कुछ और आप विचार कर रहे हैं? जैसे कुल्लू का दशहरा तो हमने सब्जेक्ट्स में पढ़ा, लेकिन बस्तर दशहरा का वैभव लगता है कि उतना नहीं हो पाया जितना कुल्लू का होता है, तो इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं अगली सरकार अगर बनती है तो? देखिए, बस्तर का दसरा जो है ऐतिहासिक पर्व, ये लगभग 500 से 550 साल पुरानी है। और यहाँ पर हमारे सभी समाज के सभी वर्ग के लोग इस सौहार्दपूर्ण तरीके से बस्तर का दशहरा का पर्व मनाते हैं। और इसकी ख्याति दूर दूर तक है, बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं।
हमारी प्रयास रहेगा कि हम आने वाले समय में बस्तर दशहरा को और नई ऊंचाई प्रदान करें, माई दंतेश्वरी की ख्याति देश दुनिया तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहेगा। और हम चाहेंगे कि हमारे बस्तर को लोग आए और देखें, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के आस्था को देखते, यहाँ के पूजा स्थल को देख करके, यहाँ के जो परंपरा है उसको देख करके बहुत कुछ सीखें और यहाँ पर अपना अनुभव बांटें। सर आखिरी सवाल, संगठन महामंत्री भी हैं आप, कितनी सीटें आ रही हैं आपकी, क्या आकलन है आपका, तो जो इंटरनल सर्वे होंगे उसके मुताबिक? अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से वादा खिलाफी की है, उस वादा खिलाफी को लेकर के वो जनता के का सामना करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी बीच बीच से चिल्लाते बोलते रहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करने वाले कुछ नहीं है, ये यहाँ की जनता समझ चुकी है। सर एक सवाल मैं भूल गया, नारायणपुर में क्या बदलेगा, अब क्या आगे विजन है आपका नारायणपुर में? नारायणपुर में अब विधायक बदलेगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और यहाँ की विकास की तस्वीर बदलेगी। धन्यवाद सर वक्त देने के लिए।